कैसे हो? आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज की जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। जैसे हमने बाकी मोल कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा है कि बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं हम लोग, और नंबर ऑफ मोल्स किसका, सल्यूट का यूज करते हैं। और हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का हम वॉल्यूम लेते हैं या हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने डिफरेंट चीजें यूज की हैं। और यहाँ पे जब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सल्यूट का भी मोल लेते हैं और आपके सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल लेते हैं। और डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि मोल फ्रैक्शन हम किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं। एक चीज़ और, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। जैसे बाकी सब कंसंट्रेशन टर्म्स की मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म्स की यूनिट होती है, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो आइए देखते हैं, इसकी डेफिनेशन इस तरह से है आपके स्क्रीन पे। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एक्स से की जाती है, स्मॉल एक्स। ठीक है, किससे की जाती है, स्मॉल एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे हमारे पास हमने कहा था दो कंपोनेंट की बात करेंगे, तो दो कंपोनेंट का हमारे पास अगर सोल्यूशन है, देखो मोल फ्रैक्शन 3 कंपोनेंट में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं उसमें। पर हम क्या लेकर चले हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या है, हमारे दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ठीक है, दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो मोल फ्रैक्शन जिस तरह से हमने डिफाइन किया था कि फॉर ईच कंपोनेंट जो भी क्या है, नंबर ऑफ, ये क्या है, रेशियो है। किसकी रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल और किसी एक कंपोनेंट के मोल की रेशियो है। तो हमने सल्यूट और सॉल्वेंट का हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ता है। इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल, किसका, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है, देखिए मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए कैसे डिफाइन, देखो कैसे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। ए क्या बता रहा है कि ये एक कंपोनेंट का है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, देखो अभी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। ठीक है, अब एक चीज और, अगर मान के चलो हमारे पास है नंबर ऑफ आई कंपोनेंट, क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ आई कंपोनेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए, एक्स आई इज इक्वल टू एन आई ओवर एन टोटल। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो इस तरह से उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, एन टोटल लिखा जा सकता है, या यूं लिख सकते हैं इसको, एन टोटल लिख दें, या हम इस तरह से लिख दें कि एन ए प्लस एन बी एंड एन आई। ठीक है, तो कहने का मतलब है 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट के लिए भी मोल फ्रैक्शन से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए एक बात और बताना चाहेंगे कि इसमें हमारे पास जो एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ दोनों कंपोनेंट का वो यूनिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यूनिटी के, मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। और कभी कभी ये भी हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है, अगर एक का कैलकुलेट कर लिया है, मान के चलो हमने एक्स बी का कैलकुलेट कर लिया, तो एक्स ए का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, है ना, 1 से माइनस कर देंगे तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक दूसरे का। ठीक है, और इस सम किसके बराबर होता है, यूनिटी के बराबर। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इस पे दो न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन वाली टर्म हमारी आज खत्म होगी। इसके बाद क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी कौन सी है, सॉलिड इन लिक्विड वाली सॉल्युबिलिटी है, और उसके डिफरेंट फैक्टर जो डिपेंड करते हैं वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। फिर बताएंगे गैस इन लिक्विड के बारे में बात करेंगे, तो हेनरी लॉ आ जाएगा, हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हमारे पास। सबसे पहले आइए देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है।
ओके, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रकार मैं रीड कर रहा हूँ। देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इट बाय मास। ठीक है, हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, कितना है, 20% बाय मास दिया हुआ है। ठीक है, और क्या करना है, मोल फ्रैक्शन इस इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकालना है। तो न्यूमेरिकल में तो सिर्फ ये बताया है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, पर हम आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन भी साथ में, मतलब जो सॉल्वेंट है उसका भी कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, देखो, C2H6O2 है ना, C2H6O2। ठीक, तो आइए 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल का हमें वेट बाय वेट में दिया है, 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल है और वो क्या है, वेट बाय वेट है, जो परसेंटेज किसमें है, वेट बाय वेट में है। अगर वेट बाय वेट में है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट बाय वेट का मतलब ये हुआ 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और 100 से माइनस क्या करोगे, आएगा 20 को अगर 100 से माइनस करोगे क्या आएगा, 80। तो इसका मतलब 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है और 80 ग्राम आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। क्लियर हुआ, तो 20% का मतलब यही होता है, और हम ये मानकर चलते हैं लेट सॉल्यूशन इज ऑफ 100 ग्राम। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया, सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, तो हमारे पास मास कितना आ गया इथाइलिन ग्लाइकॉल का, 20 ग्राम, और वाटर का मास हमारे पास कितना आ गया, सॉल्वेंट का 80 ग्राम आ गया। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या, 20 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो 100 ग्राम हमको लेकर चलना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा C2H6O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल ओवर नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग चलेंगे। अब इस फार्मूले से सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। अब ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर उसका मोलर मास आप लोग कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो वो कितना आता है, वो आता है आपका 62 ग्राम। कितना आएगा, 62 ग्राम, है ना, हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज गिवन मास ओवर मोलर मास, ये आपका फार्मूला है। मोलर मास कितना है 62, गिवन मास कितना है 20। ठीक है, जब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.32 मोल। कितना आ रहा है, 0.32 मोल, इतना हमारे पास नंबर ऑफ मोल आया। ठीक है, 0.32 मोल। चलिए, अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है, वाटर का भी नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल NH2O इज इक्वल टू, अगेन गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास क्या है 18, मोलर मास कितना है वाटर का 18, कितना आएगा, हमने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा है, वो आ रहा है हमारे पास 4.44। कितना आ रहा है 4.44। ठीक, तो ये तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए। आइए मोल फ्रैक्शन देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 इज इक्वल टू, फॉर्मूले में पुट करो, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या है 0.32। ठीक है, 0.32 डिवाइड बाय, फिर अगेन नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लाइकॉल 0.32 प्लस 4.44। ठीक है, कैलकुलेशन आगे करते हैं हम, कैलकुलेशन आगे हम करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो इसको ऐड कर दो पहले, 0.32 डिवाइड बाय 4.76। ठीक है, इसका जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.0672 भी आ रहा है आगे। ठीक है, तो हम यहाँ 67 तक लेकर चलते हैं, तो 0.067। ठीक है,
तो ये किसका आ गया मोल फ्रैक्शन, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। अब हमारा आंसर सही है कि नहीं, इसके लिए हम वाटर का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वाटर का भी मोल फ्रैक्शन, क्योंकि आंसर हमारा इतना आना चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो सकता है वहाँ पे 0.068 आ रहा हो समथिंग, तो कैलकुलेशन अगर करोगे तो 0.067 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो उसमें बहुत बॉदर होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम वाटर का निकालें, चेक करें, तो क्या आ सकता है, देखो 4.44 डिवाइड बाय 4.76। अब 4.76 क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल, और 4.4 किसका आया था, नंबर ऑफ मोल वाटर का आया था। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है 4.44 डिवाइड बाय 4.76 वो है 0.932, 0.932, ठीक। हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर, ठीक है। मतलब अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर का अगर हम सम करेंगे मोल फ्रैक्शन का कितना आना चाहिए, 1। चलिए करते हैं, मीन्स XC2H6O2 प्लस XH2O ये किसके बराबर आना चाहिए, 1। अगर मैं ऐड करता हूं 0.067 और प्लस 0.932 को, ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.999, है ना, ये आ रहा है 0.999, राउंड ऑफ करके या नियर अबाउट इक्वल किसके आ जाएगा, ये 1 के। मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, ठीक है। 0.999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मास परसेंटेज से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको ध्यान से करना है, बहुत बढ़िया तरीके से करना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कोई प्रॉब्लम हो इस तरह की आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप मास परसेंटेज से आप मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से और भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, इस तरह से और भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं। कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।